तो वेलकम बैक एवरीवन। एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, ये टेस्ट नंबर हम जो करने वाले हैं आज, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज़ का आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 11 करेंगे। और इसमें आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं जनरल साइंस के प्रश्न। ठीक है, तो जनरल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। 11 टेस्ट नंबर 11 है। 1 से 10 तक की आप पे लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा कर के रिविज़न कर सकते हैं। और वही हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें भी। ठीक है, अपना भी लगाएं कितना है और बताएं कि कितना आपने सही किया है। तो सभी परीक्षाओं के लिए, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं सभी के लिए होगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? तो एक तरल पदार्थ होता है, इसे हम क्या कहेंगे? लसिका कहेंगे, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फिर हीमोग्लोबिन। सभी के सभी रुधिर में पाए जाते हैं, लेकिन जो एक तरल माध्यम होता है, तरल पदार्थ होता है, वो क्या होता है? तरल तो सभी होता है, लेकिन माध्यम होता है, क्या होता है? लसिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें? जो यही है, जो तरल माध्यम होता है वो क्या होता है? यही है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा है ये, और ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, और ब्लड में भी कितना 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा का ही होता है। ठीक है, जैसा कि अभी कोविड, ठीक है, तो कोविड-19 जो चला था, इसमें सबसे ज़्यादा जो डोनर यानी कि जो काम में आया था, क्या आया था? प्लाज्मा ही आया था। जो व्यक्ति सही होकर के गए थे, उनका प्लाज्मा, जो इन्फेक्टेड थे उनको ये प्लाज्मा लगा था, जिससे कि वो सही हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए कुछ व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए, रक्त का अकोशिकीय भाग एक पीला सा तरल पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो एक तरल पदार्थ होता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं, पीले रंग का होता है। और मनुष्य के जो पूर्ण शरीर जो रक्त होता है, उसका 55% ये प्लाज्मा ही होता है। और प्लाज्मा में जल, लवण और के अतिरिक्त कुछ आवश्यक प्रोटीन भी होते हैं, और यह शरीर में विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। और जैसे कि और इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता मिलता है? वो आता है आपका एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन इसमें एक प्रोटीन पाया जाने वाला जो है कि मुख्य प्रोटीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लसिका किसका वहन करती हैं? तो लसिका किसका वहन करती हैं? प्रोटीन, हार्मोन्स या फिर ग्लूकोज या वसा। वो जो हमारी लसिका होते हैं ना, लसिका जो वहन करती है वो करती है आपका किसका? वसा का करती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए, ऑप्शन डी आपका सही होगा, वसा का। देखिए, लसिका वह है, ये लसिका कर लें, लसिका है ये, ले छूट गया है यहाँ पर। ठीक है, लसिका वसा का वहन करती है। और मानव, ठीक है, मानव शरीर के दीर्घ अस्थि अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। और लसिका कोशिकाएं एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, यानी कि रेड प्लस WBC हैं। और लसिका, इनका जो निर्माण होता है वो किस में होता है? लसिका ग्रंथियों में होता है। तीली, अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, किसका? WBC का। तो ऑप्शन नंबर डी वसा का यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, देखिए, पादप में जाइलम का क्या काम है? तो पादप जो होती है, पादप में जाइलम का जो काम होता है, क्या होता है? चलिए, तो इसका जो काम होता है वो होता है आपका जल के वहन का। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ठीक है, जैसे जाइलम और जैसे जल, तो यहाँ से भी आपका याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जाइलम, ठीक है, जाइलम है जो पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों में से एक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा ऊतक है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? ये खनिज पदार्थों का वहन करता है। तो जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है, और जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। और जो फ्लोएम होता है ना, वो जितने भी जो खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो खनिज पदार्थ होते हैं ना, इनका वहन करता है पूरे प्लांट में। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु जो होते हैं उनको इनके बैक्टीरिया, इन्हें खत्म करने या नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी गैस, देखिए क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नियोन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो सही का आंसर क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। ठीक है, ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, इसका प्रयोग तरणतालों मतलब जो तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, उनमें को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। और यह एक हैलोजन है, और यह एक पीले और हरे रंग की हवा से हल्की प्राकृतिक गैस है जो निश्चित दाब और तापमान पर द्रव में बदल जाती है, और यह पृथ्वी के साथ ही समुद्र में भी पाई जाती है। यानी कि पृथ्वी पर तो पाई जाती है, लेकिन कहाँ, समुद्र में भी ये पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, क्लोरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट करती है क्योंकि उसमें होता क्या होता है। ठीक है, जो अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन जो होती है, उसमें ऐसा क्या होता है कि जो वनस्पति होते हैं उन्हें ख़त्म कर देती है। तो ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे। तो जो अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, एसिड रेन जो होती है, इसमें क्या होता है कि जितने भी जो हमारे उद्योग होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और क्या हैं, वाहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी इनसे क्या होते हैं, जिनके नाइट्रोजन यानी कि जो सल्फ़र, ये तो सल्फ़र और प्लस नाइट्रोजन, तो इनके क्या होते हैं, इनके नाइट्रोजन, इनके क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड क्या करते हैं, ये जब जल वाष्प के द्वारा, जब वाष्प होती है तो वाष्प के द्वारा जा करके ये कहाँ, वर्षा के जल में घुल जाते हैं, और ये फिर बारिश के रूप में फिर वापस नीचे आ जाते हैं। तो ये क्या होती है, यही हमारे क्या होती है, एसिड रेन होती है। तो इसमें ऐसा क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इनके ऑक्साइड होते हैं, सल्फ़र और नाइट्रोजन, तो क्या होगा, H2SO4। ठीक है, इसमें होता है H2SO4 भी होगा, और क्या होगा, HNO3 भी होगा। ठीक है, दोनों होंगे। तो H2SO4, HNO3, तो इनमें मुख्यतः रूप से देखिए HNO3 तो इसमें है ही नहीं, पूरे 4 ऑप्शन, चारों में से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ। तक क्या आंसर होगा इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल वाष्प से मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण वर्षा के जल की प्रकृति सामान्यतः अम्लीय होती है। उद्योग, वाहन और ताप बिजली घरों से निकली सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड SO2, NO2 वायुमंडल में सम्मिलित होते रहते हैं, और यह ऑक्साइड जल वाष्प व वर्षा के जल में घुलकर उसकी अम्लता को बढ़ाते हैं, और पानी की ऐसी वर्षा जिसमें अम्लता अधिक होती है वो क्या होती है, वही होती है हमारी अम्लीय वर्षा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये पाया जाता है आपका 60 से 70% तक। ठीक है, उसके बाद में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, वो नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो ये कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 30 से 40% के आसपास पाया जाता है, 30 से 40%। और फिर सबसे कम जो पाया जाता है वो पाया जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, धूम कोहरा मौजूद, धूम या कोहरा जो होता है उसमें मौजूद, इसमें क्या ऐसा मौजूद है जो आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो उसमें शक्तिशाली जलन होती है, जलन पैदा हो जाती है कोहरे से आँखों में, तो वो ऐसा क्या है, उसमें कौन सी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या
परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है या कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही होगा? आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये होगा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, यही होता है जिसके कारण हमारी आंखों में जलन होती है। जब कोहरा या धूम ये होता है तो उसमें हमारे आंखों में जलन पैदा कर देती है, तो ये यही चीज़ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों हरे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए उपयुक्त कौन सी गैस है? तो हरे पौधे जो होते हैं उन्हें कौन सी गैस होती है जो इनको पकाने के लिए सहायक होती है? ठीक है, तो कौन सी होती है? वो होती है आपकी कौन सी? एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, एथिलीन। ठीक है, तो ये एथिलीन होगी जो हरे फलों को क्या कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी कच्चे फल होते हैं उन्हीं को ही पकाने के लिए प्रयोग में की जाती है ये। ठीक है, तो देखिए एथिलीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन्स है। ठीक है, क्या है ये? पादप हार्मोन्स है जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है और एथिलीन का जल योजन के करने में एथिल एल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो कौन? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। एस्प्रिन साधारणतः नाम है किसका? देखिए एस्प्रिन जो है वो क्या है? यह है, एक तो एस्प्रिन क्या है? ये पीड़ानाशक है। ठीक है, पीड़ानाशक मतलब, ठीक है, पीड़ानाशक है। और एक क्या है? ज्वरनाशक, यानी कि बुखार में भी दी जाती है ये, और दर्द वगैरह दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज्वरनाशक। तो कौन है जो एस्प्रिन है वो क्या है? सैलिसिलिक एसिड है या सैलिसिलेट है या फिर मेथिल सैलिसिलेट है या फिर एसिटिल सैलिसिलेट एसिड है? क्या है ये चीज़? तो देखिए ये होगा, यहाँ पर होगा आपका सही आंसर जो होगा इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़े से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए चलिए, देखिए एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का एस्प्रिन का रासायनिक नाम, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलेट एसिड है, किसका? एस्प्रिन का। ठीक है, और यह पहली बार कब? 1890 में बनाया गया था और यह है ज्वरनाशक और पीड़ानाशक और चिकित्सा में मुख्यतः पीड़ोपचार में प्रयुक्त होता है, मतलब दर्द में काम आने वाली दवाई है एक। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। दी भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। तो इसमें कौन सी थी? फोस्जिन गैस का रिसाव हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, या फिर क्लोरीन का? तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जो मिथाइल आइसोसाइनेट का ही रिसाव हो गया था। कब हुई थी ये घटना? ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। ठीक है, ये घटना हुई थी, फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में इसका मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, इसी गैस का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत सारे हजारों लोग मारे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी जो थी 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर कब घटी थी ये? 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी में, ठीक है, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना से हजारों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कौन सी तारीख को हुई थी ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए प्रश्न नंबर 10। देखिए फ्रेयान का प्रयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? फ्रेयान, ठीक है, ये फ्रेयान गैस है, किसमें इसका प्रयोग किस में किया जाता है? किसमें किया जाता है? कीटनाशी में, शाकनाशी में, प्रशीतक में, या फिर कवकनाशी में? ठीक है, तो जो फ्रेयान गैस है किस में भरी जाती है, किस में होती है? तो ये आपके प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इनमें ये प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, जो फ्रेयान यानी कि मैथेन और एथेन से बने पॉलीक्लोरो और फ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं। इसका उपयोग एक निष्क्रिय विलायक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और AC में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है,
प्रतिशतक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा आपका करेक्ट सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, कौन डालता है? ठीक है, तो ये कौन डालता है इस पर? देखिए, ओजोन गैस डालती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जलवाष्प। तो सबसे ज़्यादा पौधा घर गैस कौन सी है? ये है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस, ठीक है, इफेक्ट है। तो इसमें कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? तो ओजोन तो है नहीं, ठीक है, तो ये है आपके सबसे ज़्यादा जो होते हैं जलवाष्प होते हैं, इसी की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाष्प जो प्रभावित करते हैं जलवाष्प को, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे हटा दीजिए, ठीक है। तो पौधा घर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा जो असर होता है वो जलवाष्प का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो अगर हमें ये पता है कि कौन सी गैस जो होती हैं वो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, लेकिन तो हम इस प्रश्न का आंसर सही से दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले देखिए, तो ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो क्या होती है? एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कौन सी? CO2, ठीक है, एक नंबर। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तीसरी होती है आपकी कौन सी? मीथेन, ठीक है, मीथेन। और चौथी आपकी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है। पांचवी वाष्प, ठीक है, जो जल वाष्प होती है। और एक लिखोगे आप ओजोन, ठीक है। तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसों में पाई जाती हैं। अब इनमें से देखिए कौन कौन से? क्लोरोफ्लोरो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, लेकिन क्या नहीं यहाँ पर? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन वही है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो वातावरण में जलवायु में परिवर्तन और अंतर भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ना, उसी के कारण होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प इनके वाष्प और ओजोन आदि करती हैं, ठीक है। तो आपके नाइट्रोजन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, भीड़ को तितर बितर करने पर पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या है? जो आंसू गैस होती है वो कौन, उसमें क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस, ठीक है। कौन सी होती है? लाफिंग गैस होती है। तो ये तो होती है आपकी लाफिंग गैस, ठीक है। लेकिन इसमें जो होती है आंसू गैस जो होती है वो कौन सी होती है? आंसू जो गैस होती है वो होती है आपकी कौन सी? इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा क्लोरीन, ठीक है। जो क्लोरीन होती है वही हमारी कौन गैस होती है? ये होती है जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ती है पुलिस। तो भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो गैस है वो होती है अश्रुपूर्ण गैस होती है, यानी अश्रु गैस होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बी। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर जो होता है उससे क्या मापते हैं? देखिए, क्या नापते हैं? भूजल में प्रदूषण नहीं नापते, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं नापा जाता इससे, और वायुमंडल में व्याप्त रेडिएशन भी इससे नहीं नापा जाता। क्या नापा जाता है? वायुमंडल में आर्द्रता, ठीक है। वायुमंडल की जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो वायुमंडल की आर्द्रता, तो वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है नापने के साधनों को आर्द्रता मापी या फिर हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, चेचक के टीके का विकास किसने किया? यानी कि चेचक का जो टीका है उसका आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या फिर मिलिस्टीन या इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के टीके का जो आविष्कार किया था ना वो किसने किया था? ये किया था आपका
एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में इसका आविष्कार किया था और इसी के लिए इसको प्रसिद्ध हैं। तो एडवर्ड जेनर, तो 1976 में अंग्रेज चिकित्सक थे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया और वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और विश्व में इसलिए इनका नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने ही क्या किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप यानी कि उच्च जो रक्तचाप होता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन या फिर पक्षाघात यानी कि लकवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है? उच्च रक्तचाप का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्या? हाइपर टेंशन, मतलब ज़्यादा टेंशन हो गई। तो इससे भी हम इसको शॉर्ट से ट्रिक से याद करते हो, क्या होगा? हाइपर टेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो क्या होता है इसमें, जो हार्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके देखते हैं। चलिए, देखिए, हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। ठीक है, यह एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है और रक्त दबाव की इस वृद्धि के कारण रक्त की जो धमनियाँ होती हैं उनमें रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्यतः से अधिक काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये छूट गया या फिर नीचे आ गया, तो ठीक है, तो सामान्य से अधिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 17। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से जो दही बनती है तो उसका जमने का कारण क्या है? देख, खमीर है, लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, खमीर, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ना, दूध से दही का जो बनना होता है वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए, तो लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, पके हुए केले में कौन सा प्राथमिक अम्ल पाया जाता है? देखो, कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ अम्ल पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं, तो कौन कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैलिक एसिड जो पाया जाता है वो केले में पाया जाता है। ठीक है, तो पके हुए केले में मौजूद मैलिक एक प्राथमिक अम्ल है, यानी कि यही एक उसमें एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ जो रोग होता है वो क्या होता है? तो फुट एंड माउथ जो रोग होता है ना, मुंह पका खुर पका होता है, जिसके हमारे जानवरों में हो जाता है, गाय भैंस इनमें होता है ना ये। तो किस होता है? विषाणु से, प्रोटोजोआ, जीवाणु, इन सभी से होता है। तो ये किससे होता है? तो जो मुंह पका या खुरपा का जो रोग होता है ना, फुट एंड माउथ, ये होता है आपका वायरस के कारण यानी कि विषाणु के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, मुंह पका खुरपा का रोग, फुट एंड माउथ डिजीज, MD भी कहते हैं इसे, या हूफ एंड माउथ डिजीज, विभक्त खुर वाले पशुओं का अत्यंत संक्रमण एवं घातक विषाणुजनित रोग है और यह गाय भैंस, ठीक है, किसमें? यह गाय भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और पालतू पशुओं जैसे हिरण आदि जंगली पशुओं में भी होता है। ठीक है, तो ये सभी इनमें जानवरों में पाया होता है ये मुंह पका और खुरपका रोग। अगला प्रश्न है 20 क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का। देखिए, गोल्डन चावल यानी कि गोल्डन राइस है और उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS में तो इसका ये फेवरेट बना हुआ है, कभी ना कभी इस प्रश्न को हर उसमें पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपका UP PSC हुआ या फिर आपका BPSC हुआ। ठीक है, इनमें तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसे तो किसी ना किसी घुमा फिरा करके पूछ ही लेते हैं ये। तो क्या होता है? विटामिन A, विटामिन B2, B12 या फिर विटामिन C या विटामिन D।
तो जो गोल्डन राइस होता है ना, गोल्डन चावल, इसमें किसकी ज़्यादा मौजूदगी होती है? वो होती है विटामिन ए की। ठीक है, ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा यहाँ पर ए। तो गोल्डन राइस यानी कि समूची मात्रा में विटामिन ए मौजूद होता है और इसका रंग जो होता है वो हल्दी जैसा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए इसमें पाया जाता है। तो 20 प्रश्न थे, प्रैक्टिस करते रहना और आगे भी सीरीज चालू रहेगी, ये चलती रहेगी। और सब्सक्राइब कर ले ज़रूर, कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो पीपीटी होती है ना, इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कभी कभी तो मन करता है कि ना बनाएं, लेकिन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपसे यही है कि प्लीज़ क्या करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।